we will be, let us see the screen. Yes. Sir, start है sir. जी. A very good morning to all of you. Yes, a very good morning to all of you. We will be starting with GST and customs law. I hope this is your first class. So we have two parts in this. The first one is GST, another one is customs law. In two classes, that is today and tomorrow, we will be winding up customs law. Thereafter, we will move to GST, right? So the first question is, what is meant by custom law? Then we will move to GST, right? So let us see the screen. Yes, here. If I talk about what is meant by customs law, from where it originates, this is what I am going to discuss with you. Thereafter, we will proceed the chapter, right? So just look at here. दो राजा थे पहले, right? एक राजा हरि सिंह, दूसरा राजा महाराणा प्रताप. दो राजा, इनके यहाँ बहुत सारी ये प्रजा काम करती थी, प्रजा रहती है. इन्होंने ये मान लेते हैं, हम कोई बैग बनाते हैं. जब देश आजाद हुआ उससे पहले की कहानी है ये. तो ये बैग बनाते हैं. इस हरि सिंह राजा के राज्य में बैग भेज दिए, अभी भी बैग बचे हैं. ये दूसरे राज्य में गए जहां महाराणा प्रताप राजा हैं, वहां बैग बेचने की अनुमति मांगी. तो वहां पर अनुमति मांगते ही राजा ने कहा, भाई कुछ बैग्स मुझे फ्री में चाहिए. तो कुछ बैग राजा ने फ्री में बैग रख लिए, फिर अलाउ किया कि वो बैग बेच सकते हैं बाकी लोगों को, राइट? सिमिलरली ये जो पर्सन है महाराणा प्रताप के यहाँ, ये घड़े बेचते थे, पॉट बेचते थे. इन्होंने अपने यहाँ बेचे, कुछ बचे तो ये राजा हरि सिंह के पास चले गए. राजा हरि सिंह ने कहा, भाई पहले कुछ पॉट मुझे फ्री में आप दे दें, तभी मैं अनुमति दूंगा मेरे राज्य में माल बेचने की. तो एक राज्य से दूसरे राज्य में जब भी जाएंगे, फ्री में कुछ सामान आपको देना ही पड़ेगा. जो फ्री में आपको सामान देना पड़ेगा, जो आपको फ्री में सामान देना पड़ेगा, राइट, वही जो है आपका, जो फ्री में आपने सामान दिया, वही आपका जो सामान है, जो फ्री में डिस्ट्रीब्यूट किया गया, वो उस ट्रेडिशन को फॉलो किया गया. उस ट्रेडिशन को फॉलो किया गया, सभी ने फॉलो किया. देश आजाद हुआ, भारत सरकार ने कहा ये तो बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है. जब भी हमारे देश में दूसरे यहां से कोई आएगा तो हम ऐसे ही फ्री बीज, फ्री के गुड्स हम भी लेंगे उनसे. तो फ्री का कुछ ना कुछ लिया जाएगा. ये ट्रेडिशन था. ये क्या था पहले? ट्रेडिशन. ट्रेडिशन यही कस्टम था हमारा. तो सरकार ने कहा ठीक है, ये जो फ्री में हम ले रहे हैं, जो हमारा पुराना चला आ रहा है, जो हमारा कस्टम ट्रेडिशन रहा है, इसको हम भी जारी रखेंगे. और ये जो फ्री वाला, इसका नाम रख देते हैं कस्टम ड्यूटी. सो फ्रॉम वेयर इट ओरिजिनेट्स, तो ये कस्टम ड्यूटी है. आई होप सो इट इज, दिस पार्ट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. यस, व्हाट इज मेंट बाय कस्टम ड्यूटी, ये क्लियर है आपको? Right. So let us move to the next part. That is custom duty. हमें समझ आ गया custom duty क्या होता है. अब हम इंडिया के बारे में जानकारी रखते हैं थोड़ी. इंडिया क्या है? As per law, इंडिया क्या एज्यूम करना है? ये ऐसा सा है हमारा साउथ इंडिया. जब भी हम इंडिया की बात करेंगे मैप्स में, वो हमेशा साउथ इंडिया कंसीडर करेंगे. साउथ इंडिया कंसीडर करेंगे. यहां से ये जो जमीन है भारत की, आसमान है, इसके नीचे जो जमीन है, वो सब इंडिया का पार्ट है.
इसके अलावा भी है कुछ इंडिया। वो कुछ इंडिया क्या है, जितने हमारा समुद्री तट है वहां से ये एरिया, ये वाला एरिया, दैट इज 12 नॉटिकल माइल्स। कितना एरिया है ये? 12 नॉटिकल माइल। नॉटिकल माइल क्या होता है? जैसे कपड़े को मीटर में नापते हैं, रोड को किलोमीटर में नापते हैं, पानी को नॉटिकल माइल्स में मेजर किया जाता है। जब आप पानी को नॉटिकल माइल्स में मेजर करते हैं, एक नॉटिकल माइल होता है 1.85 किलोमीटर। 1 नॉटिकल माइल इज इक्वल टू 1.85 किलोमीटर्स, राइट? नॉटिकल माइल है ये, NAUTICAL, नॉटिकल माइल, राइट? एक नॉटिकल माइल 1.85 किलोमीटर होता है। तो 12 नॉटिकल माइल्स को इसको बोलते हैं टेरिटोरियल वाटर्स। टेरिटोरियल वाटर्स इसको बोला जाता है। इसके नीचे जो जमीन है, जो उसके ऊपर आसमान है, और ये जो पानी है, ये प्योरली इंडिया का हिस्सा माना जाएगा। ये इंटरनेशनल लॉ है। किसी भी देश के लिए 12 नॉटिकल माइल तक का जो पानी है, ये प्योर वही कंट्री मानी जाएगी जिससे वो कंट्री अपने सीमाओं की रक्षा कर सके। इससे थोड़ा सा और आगे चलते हैं, 12 नॉटिकल माइल और। तो पहला ये 12 नॉटिकल माइल, ये क्या है? टेरिटोरियल वाटर्स। टेरिटोरियल वाटर्स के बाद आता है कॉन्टिगियस जोन, ये वाला जो अगला 12 नॉटिकल माइल है। नेक्स्ट 12 नॉटिकल माइल इज कॉन्टिगियस जोन। कॉन्टिगियस जोन क्या होता है? कंपैरेटिवली हमारे पास जितने राइट्स टेरिटोरियल वाटर में है उतने तो नहीं है, बट फिर भी रहेंगे। कोई दूसरे देश का शिप आए, यहाँ कूड़ा फेंक के चला जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। हमारी जिम्मेदारी है, ये एरिया साफ सफाई रहना चाहिए, अच्छा रहना चाहिए। तो इसके लिए ये सब हम काम करते हैं। और 12 नॉटिकल माइल में किसी भी शिप को अरेस्ट किया जा सकता है, राइट? नेक्स्ट देखिए, दोबारा से बनाते हैं हम ड्रॉ, मैप को ड्रॉ। ये साउथ इंडिया हमारा 12 नॉटिकल माइल तक का, जमीन से यहां से 200 नॉटिकल माइल, 200 नॉटिकल माइल तक का जो एरिया है, इसको एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बोलते हैं। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, या इसका दूसरा नाम है इंडियन कस्टम्स वाटर। इंडियन, इसका दूसरा नाम है इंडियन कस्टम्स वाटर्स। यहां पर आपको जितनी भी एक्टिविटीज करनी है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, हर देश, हमें ऑयल एक्सप्लोरेशन करना है, तेल निकालना है, खनिज पदार्थ निकालने हैं, गैस निकालनी है, वो हम अपनी देश की जमीन से 200 नॉटिकल माइल, किलोमीटर में लगभग 350 किलोमीटर के आसपास बैठेगा, 350 पौने 400, उतने नॉटिकल माइल तक ही सिर्फ हम देश के बाहर इतने एरिया में, इकोनॉमिक जोन में, पानी में ये सारी एक्टिविटीज कर सकते हैं। इसके बाद किसी भी देश का कोई हक नहीं है। उसको बोलते हैं हाई सीज। हाई सीज, यहां पर हर देश का बराबर हक है और किसी देश का इंडिविजुअली कोई राइट नहीं है, ना यहां पर कोई काम कर सकते हैं। यहां पर अगर आपको कुछ काम करना है, ऑयल एक्सप्लोरेशन करना है, तो जो इंटरनेशनल बॉडीज हैं उनसे हमें परमिशन लेनी पड़ती है, तब वहां पर काम किया जा सकता है, राइट? तो ये डेफिनेशन है इंडिया की। एज पर कस्टम्स लॉ, एज पर कस्टम्स एक्ट, ये चीजें हैं जो हम डिस्कस कर रहे हैं, राइट? तो ये इंडिया की डेफिनेशन खत्म हो गई है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट, व्हाट इज मेंट बाय इंडिया, राइट? So let us move ahead. Let us move ahead and discuss the next part, that is in customs को चलाता कौन है, कस्टम लॉ चलता कैसे है। कुछ अलग अलग बॉडीज हैं जो कस्टम चला रहे हैं। सबसे पहला है उसमें से कस्टम्स एक्ट 1962। कस्टम्स एक्ट 1962
एक्ट में जो भी लिखा रहता है वही चलाता है। दूसरा है कस्टम्स टैरिफ एक्ट 1975, तो जो कानून बना था कस्टम्स एक्ट 1962 वो तो बेस है। उसके अलावा कस्टम्स टैरिफ एक्ट 1975, जो कस्टम्स टैरिफ एक्ट 1975 है उसके 2 शेड्यूल हैं। तो पहला है कस्टम्स लॉ 1962, second is customs tariff act 1975। इसके 2 शेड्यूल हैं, एक है शेड्यूल 1, दूसरा है शेड्यूल 2। शेड्यूल 1 एंड शेड्यूल 2। शेड्यूल 1 बात करता है इंपोर्ट ड्यूटीज की, इसकी इंपोर्ट ड्यूटी, किस आइटम पर कितनी ड्यूटी लगेगी। दूसरा ये है एक्सपोर्ट ड्यूटी के बारे में, किस आइटम पर क्या एक्सपोर्ट ड्यूटी लगेगी। नॉर्मली जब हम एक्सपोर्ट करते हैं पूरे देश को एक्सपोर्ट का बम्पर बेनिफिट मिलता है। बेनिफिट क्या मिलता है एक्सपोर्ट करने से? मान लो मारुति कंपनी है, वो 100 गाड़ियां बनाती है और अब उसको विदेश में भेजने के लिए 200 गाड़ियां और बनानी है। मारुति जो है 100 गाड़ियां इंडिया के लिए बनाती है, 200 गाड़ियां मान लेते हैं जापान के लिए बनाती है, जापान में गाड़ियां एक्सपोर्ट की जाती हैं इंडिया से। तो टोटल प्रोडक्शन 300 यूनिट्स की होगी इंडिया में। तो जीडीपी कहां का बढ़ेगा? इंडिया का। नेशनल इनकम कहां बढ़ेगा? इंडिया का। आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कहां बढ़ेगा? इंडिया में। इकोनॉमीज ऑफ स्केल कहां मिलेगा? इंडिया में। देश का नाम होगा, फॉरेन रिजर्व बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा। तो ये एक्सपोर्ट का फायदा है। तो एक्सपोर्ट करने पर नॉर्मली किसी भी आइटम पर कुछ भी एक्सपोर्ट करने पर कोई टैक्स नहीं लगता। शेड्यूल 1 इंपोर्ट ड्यूटी, जब हम इंपोर्ट करते हैं तो देश का बड़ा भारी नुकसान है। एग्जांपल, एक मोबाइल फोन है जो इंडिया में बनता है, दूसरा मोबाइल फोन है जो साउथ कोरिया में बनता है। सैमसंग कंपनी है, साउथ कोरिया की है मान लेते हैं, वहां से मैंने फोन मंगा लिया इंडिया में। जब हम उसको फोन को इंडिया में मंगा लेंगे तो उसका इंपैक्ट क्या होगा? क्या वो फोन देश में बिका? आंसर इज नो, वो कोरिया में ही बिक चुका। कोरिया से मैंने खरीदा तो कहां बिका? कोरिया में। तो इंडिया में नहीं बिका। अगर बिकता तो सरकार को जीएसटी मिलता, वैट मिलता, सेल टैक्स मिलता, वो नुकसान हुआ। बना कहां? कोरिया में। एम्प्लॉयमेंट हमारे देश में घट गई क्योंकि इंडिया का माल नहीं बिका। बना कहां? कोरिया में। जीडीपी कहां का बढ़ा? कोरिया का। नेशनल इनकम कहां का बढ़ा? कोरिया का। तो सब कुछ काम कोरिया के साथ हुआ है। तो ये भारत का नुकसान है बड़ा भारी। इसको पूरा किया जा सकता है कैसे? कि इंपोर्ट रोक दिया जाए। इंपोर्ट को कैसे रोकें? इंपोर्ट पर ड्यूटियां चार्ज की जाएं। तो सरकार ने कहा इंपोर्ट ड्यूटी के लिए एक डिक्शनरी जैसी मोटी किताब है जिसमें हर आइटम पर लिखा हुआ है इस आइटम का इतना इंपोर्ट ड्यूटी चार्ज होगा। दूसरा है एक्सपोर्ट ड्यूटी। एक्सपोर्ट ड्यूटी सिर्फ एक पेज का है जिसमें लिखा है एक्सपोर्ट ड्यूटी एग्जम्प्ट है। 3 चीजों पर एक्सपोर्ट ड्यूटी चार्ज की जाती है, बाकी सभी एग्जम्प्ट है। वो 3 चीजें कौन कौन सी हैं? स्किन, हाइड एंड लेदर। स्किन, हाइड, लेदर पर इंपोर्ट ड्यूटी चार्ज की जाती है, बाकी सब एग्जम्प्ट है। स्किन क्या होता है जी? चमड़ी। हाइड क्या होता है? खाल। लेदर क्या होता है? स्किन और हाइड को प्रोसेस कर दें मशीनों से तो वो लेदर बन जाता है। स्किन मतलब चमड़ी, गाय भैंस की चमड़ी होती है। हाइड का मतलब खाल, शेर की, बाघ की खाल होती है। इन दोनों को प्रोसेस कर दें तो लेदर बन जाएगा। इन 3 चीजों पर नॉर्मली एक्सपोर्ट ड्यूटी चार्ज की जाती है, बाकी एग्जम्प्ट है। राइट। इसके अलावा और कौन चला रहा है? 2 आइटम ये हो गई। थर्ड आइटम कस्टम रूल्स। कस्टम रूल्स 1975 रूल्स भी जो सीबीआईसी, अगर पार्लियामेंट कहीं लिखती है
तो उसको एक्ट बोल देते हैं। पार्लियामेंट कोई कानून पास कर दे तो वो एक्ट बन जाता है, पर पार्लियामेंट को डिटेल इंफॉर्मेशन नहीं पता। पता किसको है? सीबीआईसी को। तो सीबीआईसी जहां लिखती है उसको बोलते हैं रूल्स। दूसरा रेगुलेशंस, कस्टम रेगुलेशंस, तो रूल्स रेगुलेशंस जो बनाए जाते हैं। इसके अलावा सर्कुलर्स, जो अलग अलग सर्कुलर्स इशू किए जाते हैं, नोटिफिकेशंस जो इशू किए जाते हैं, तो ये सभी मिला करके कस्टम डिपार्टमेंट को चलाते हैं। राइट, सो लेट अस प्रोसीड नाउ। तो ये चीजें थी जो हमने डिस्कस की हैं। इसके अलावा ये कस्टम डिपार्टमेंट किसके अंदर काम करता है वो भी देख लेते हैं हम। देखिएगा जी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आती है फाइनेंस मिनिस्ट्री। फाइनेंस मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री के दो डिपार्टमेंट्स होते हैं अलग अलग, एक रेवेन्यू डिपार्टमेंट, दूसरा एक्सपेंडिचर डिपार्टमेंट। एक्सपेंडिचर डिपार्टमेंट बात करता है बजट्स की, जो आप बजट देखते हैं नॉर्मली हर साल जो बजट आता है वो एक्सपेंडिचर का पार्ट है। रेवेन्यू इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। एक वो अथॉरिटी जो डायरेक्ट टैक्सेस के साथ डील करती है, दूसरी वो अथॉरिटी जो इनडायरेक्ट टैक्सेस के साथ डील करती है। दो अथॉरिटीज अलग अलग हैं। राइट, इसमें से जो डायरेक्ट टैक्सेस के साथ अथॉरिटी डील करती है उसका नाम है सीबीडीटी। जो इनडायरेक्ट टैक्सेस के साथ डील करती है उसका नाम है सीबीआईसी। सीबीडीटी का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। सीबीआईसी का फुल फॉर्म है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। राइट, सीबीडीटी के अंदर काम करता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। सीबीआईसी के अंदर काम करता है जीएसटी डिपार्टमेंट। जैसे जितने भी इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, जैसे कस्टम्स डिपार्टमेंट जो है, जीएसटी डिपार्टमेंट, कस्टम डिपार्टमेंट, इनकी ऑर्गेनाइजेशन है सीबीआईसी। सीबीआईसी किसका हिस्सा है? रेवेन्यू का। रेवेन्यू किसका पार्ट है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का। और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस किसका हिस्सा है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। राइट, तो ये कहानी आई होप आपको समझ आ गई होगी। इसके अलावा अब अलग अलग ड्यूटियां चार्ज की जाती हैं, अलग अलग ड्यूटीज चार्ज की जाती हैं। तो पहले हम देखेंगे टाइप्स ऑफ कस्टम ड्यूटी, एक चैप्टर है वो पढ़ लेते हैं। टाइप्स ऑफ कस्टम ड्यूटी एक चैप्टर है वो पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा समझ आना स्टार्ट हो जाएगा। राइट, तो हमें ये पता है अलग अलग ड्यूटियां चार्ज की जाती हैं। All of you have studied the salary chapter in the third semester under income tax. अगर मैं आपको बताऊं कि मेरी तनख्वाह, अगर मैं आपको बताऊं कि मेरी तनख्वाह, मेरी सैलरी जो है वो 40,000 रुपया महीना है, तो 40,000 रुपया महीना अलोन कुछ नहीं होता। उस 40,000 में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। बेसिक सैलरी हो सकता है, डियरनेस अलाउंस हो सकता है, एचआरए हो सकता है, कॉम्पनसेशन हो सकता है, या और बहुत सारे, ग्रेच्युटी, पेंशन, लीव एनकैशमेंट, परक्विजिट्स, एलटीसी, तो इन सब को मिला करके सैलरी बोला जाता है। इसी तरीके से कस्टम ड्यूटी भी अकेली नहीं है। इसी तरीके से कस्टम ड्यूटी अलोन काम नहीं करती। कस्टम ड्यूटी के साथ बहुत सारी ड्यूटियां होती हैं। कस्टम ड्यूटी तो ओवरऑल नाम है इसका, पर बेस जो है वो बहुत सारी ड्यूटीज है, उन सबको ऐड करेंगे तो कस्टम ड्यूटी बन जाती है। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज मेंट बाय कस्टम ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी कितने प्रकार की होती है
what are the various types of custom duties, and what is meant by custom duty. I have already discussed the meaning of custom duty. Now I will be discussing about that what are the various types of duties which are levied when we import the goods or services. So no, import duty is levied only and only on goods, not on services. Why so? The question is, can custom department catch a service? Answer is no. मैंने ऑनलाइन किसी डॉक्टर को दिखाया जर्मनी में, क्या उसको कस्टम डिपार्टमेंट पकड़ सकता है? और मैंने ऑनलाइन पेमेंट भी कर दिया है, कस्टम डिपार्टमेंट नहीं पकड़ सकता। तो सरकार ने कहा भाई कस्टम डिपार्टमेंट जो है वो सर्विसेज को हैंडल नहीं कर सकता। जो गुड्स आ रहे हैं वो आएंगे कैसे? 3 रास्ते से आ सकते हैं, या तो हवा से आ सकते हैं वाया एयरप्लेन, या हो सकता है जो सीमाएं हमारे देश की किसी दूसरे देश से लगती हैं उनसे रोड से आ जाए, ट्रक से आ जाए, व्हीकल से आ जाए तो पॉसिबल है। तो एयरप्लेन से आ सकता है, व्हीकल से आ सकता है, और तीसरा तरीका इंपोर्ट का है मेजर पार्ट विच इज शिप, जिसको हम बोलते हैं वेसल। शिप को क्या बोलते हैं? बड़ी बड़ी शिप्स होती हैं उनको वेसल बोला जाता है। तो वेसल से सामान आ सकता है। जितना इंपोर्ट सामान किया जाता है 95% इंपोर्ट, सारा का सारा इंपोर्ट वेसल से होता है, राइट, शिप के थ्रू होता है, क्योंकि एक तो वो बहुत चीपर है और दूसरा बल्क में सामान आ जाता है। हालांकि समय हो सकता है ज्यादा लगे इंपोर्ट करने में, तो इंपोर्ट में समय तो ज्यादा लगता है, बट इंपोर्ट का तरीका सिर्फ शिप ही होता है नॉर्मली, और यहाँ पर जो हम पढ़ेंगे वो भी शिप ही है, राइट। तो अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ कस्टम ड्यूटीज की। तो कस्टम ड्यूटियां अलग अलग प्रकार की होती हैं, कौन कौन से टाइप्स होते हैं, कौन कौन से प्रकार होते हैं, वो देख लेते हैं हम एक बार। ये देखिए टाइप्स ऑफ कस्टम ड्यूटीज अलग अलग प्रकार की। सबसे पहली है बेसिक कस्टम ड्यूटी। सबसे पहला है बेसिक कस्टम ड्यूटी, जिसका हम शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं, और हमेशा हम इसको क्या बोलते हैं? BCD, दैट इज बेसिक कस्टम ड्यूटी। जब भी हम सामान इंपोर्ट करते हैं सरकार एक टैक्स तो लगा ही देगी, जिसको क्या बोलते हैं? बेसिक कस्टम ड्यूटी। बेसिक कस्टम ड्यूटी फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक है स्टैंडर्ड रेट और दूसरा है प्रेफरेंशियल रेट। एक स्टैंडर्ड रेट और दूसरा प्रेफरेंशियल रेट। प्रेफरेंशियल रेट फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, एक प्रेफरेंशियल कंट्री और दूसरा प्रेफरेंशियल गुड्स। प्रेफरेंशियल जैसे मान लेते हैं कुछ सामान हमने इंपोर्ट किया, उस पर BCD लगती है 10% की। नाउ सपोज BCD बेसिक कस्टम ड्यूटी कितने परसेंट की चार्ज होती है? 10% की। तो मैंने एक फोन मंगा लिया साउथ कोरिया से 15,000 रुपए का, तो 15,000 पर एक ड्यूटी तो लगेगी ही लगेगी। वो कौन सी होगी? BCD। कितने परसेंट की है? 10% की है। तो 15,000 का 10%, 1,500 रुपया मेरी कस्टम ड्यूटी बन गई, ये मुझे भारत सरकार को देनी है। अब ये जो 1,500 रुपया दिया, ये 2 तरह के होता है। एक स्टैंडर्ड रेट, भाई 10% नॉर्मली लगेगी ही लगेगी, वो लग गई। दूसरा हो सकता है 10 ना लगाए, सरकार ने कहा भाई 4% की ही लगाएंगे। कब? जब प्रेफरेंशियल रेट होगा। प्रेफरेंशियल रेट कब लगेगा? प्रेफरेंशियल मतलब आपको फायदा मिलेगा इंपोर्ट करने पर, ड्यूटी कम लगेगी। 4% कब लगेगा? क्या हमारे रशिया से अच्छे संबंध हैं देश के? आंसर इज यस। तो सरकार ने कहा भाई रशिया से आप कुछ भी मंगाओ, दूसरे देश से मंगाओगे तो 10% लगेगा, रशिया से मंगाओगे तो 4% की ही ड्यूटी लगेगी। तो ये क्या है? प्रेफरेंशियल रेट है। किसके लिए? प्रेफरेंशियल कंट्री के लिए। दूसरा एग्जांपल, देश में टमाटर के रेट बहुत बढ़ गए हैं, टमाटर बहुत महंगा हो गया है। तो जब टमाटो बहुत महंगा हो जाएगा तो उसका अगर हम सप्लाई बढ़ा दें तो रेट कम आ जाएगा। सप्लाई कैसे बढ़ाएं? देश में टमाटर फ्रीक्वेंटली उगाया नहीं जा सकता,
इंपोर्ट किया जाए। इंपोर्ट कहां से करें? कहीं से भी मंगा लें आप। नॉर्मली 10% की लगती है, पर अभी हमें इंपोर्ट बढ़ाना है तो सिर्फ 4% की ड्यूटी लगाएंगे, 6% की ड्यूटी माफ कर देंगे। दिस इज नोन एज प्रेफरेंशियल गुड्स। तो प्रेफरेंशियल रेट लगेगा कब? जब दो केसेस होंगे, या तो हम अपने मित्र जो देश हैं उनसे कोई भी सामान मंगाए, कंपैरेटिवली बाकी देशों के बजाय उस पर टैक्सेस कम लगेंगे। दूसरा है प्रेफरेंशियल गुड्स। प्रेफरेंशियल गुड्स का मतलब क्या? कुछ सामान पर सरकार खुद ही ड्यूटी कम कर देती है, क्योंकि इसका इंपोर्ट सरकार भी चाहती है बढ़ाना। सो दिस इज बेसिक कस्टम ड्यूटी। नेक्स्ट पार्ट है सेकेंड ड्यूटी जो लगाई जाती है, सोशल वेलफेयर सरचार्ज। इट इज SWS, that is social welfare surcharge। सोशल वेलफेयर सरचार्ज पहले लगता था, पहले एजुकेशन से, सेकेंडरी हायर एजुकेशन से ये टैक्सेस लगते थे। सरकार ने 2018 में खत्म कर दिए वो, और उसकी जगह एक नया टैक्स लगाया, सोशल वेलफेयर सरचार्ज। इसका करेंगे क्या? इसका करेंगे क्या हम सोशल वेलफेयर सरचार्ज का? एजुकेशन में, हेल्थ में, सोशल सिक्योरिटी में इनका यूज करेंगे इस पैसे का। और ये कितना होगा? इट विल बी 10% ऑफ बेसिक कस्टम ड्यूटी। 10% बेसिक कस्टम ड्यूटी का होगा ये, राइट, विच इज सोशल वेलफेयर सरचार्ज। तीसरा आइटम है IGST, इंटीग्रेटेड GST। जब भी हम सामान इंपोर्ट करते हैं तो सामान इंपोर्ट करने पर वो सामान बिका कहां? देश के बाहर। बना कहां? देश के बाहर। तो सरकार का IGST का नुकसान होता है, क्योंकि जब बिका ही नहीं वो भारत में तो सरकार को टैक्स कैसे मिलेगा? तो सरकार ने कभी जितना टैक्स उस सामान पर इंडिया में लगता, अगर वो बिकता तो उतना ही टैक्स हम इंपोर्ट करने पर लगा देंगे, तो उससे उस नुकसान की भरपाई हो जाएगी। तो विच इज नोन एज इंटीग्रेटेड GST, राइट। चौथा टैक्स होता है GST कॉम्पेंसेशन सेस। चौथा है GST कंपनसेशन सेस। GST कंपनसेशन सेस ये क्या होता है? सरकार इसके अलावा एक टैक्स और लगाती है जो सिर्फ और सिर्फ लगाया जा सकता है सिन एंड लग्जरी गुड्स पर। सिन एंड लग्जरी गुड्स पर लगाया जा सकता है। सिन का मतलब होता है पाप। तो जो पापी गुड्स हैं जैसे कि सिगरेट, टोबैको, इनके ऊपर। लग्जरी गुड्स जैसे कार, इनके ऊपर सरकार अगर भारत में चाहे तो एक टैक्स और लगा सकती है। किन गुड्स के ऊपर? सिन एंड लग्जरी गुड्स के ऊपर। तो अगर वो इंडिया में, जैसे सिगरेट है, अगर इंडिया में बिके तो नॉर्मल GST तो लगेगा ही, साथ में सिन एंड लग्जरी गुड्स होने की वजह से GST कंपनसेशन सेस भी लगेगा। पर अगर हमने सिगरेट वो इंपोर्ट कर ली तो सरकार का IGST का भी नुकसान हुआ और GST कंपनसेशन सेस का भी नुकसान हुआ। सरकार ने कहा वो नुकसान नहीं होने देंगे। क्यों नहीं होने देंगे? उस पर एक टैक्स और वो लगा देंगे, और वो टैक्स कौन सा होगा? ये वाला होगा जी, राइट। सो दिस इज नोन एज GST कंपनसेशन सेस। नेक्स्ट पार्ट है हमारा, नेक्स्ट पार्ट इज एडिशनल ड्यूटी। एडिशनल ड्यूटी अंडर सेक्शन, ये 5 हो गया, 4th हो गया है, 5th ड्यूटी है एडिशनल ड्यूटी। एडिशनल ड्यूटी अंडर सेक्शन 3(1). बच्चे इंडिया में क्या होता है जब सामान, अच्छा हमारे यहाँ फेडरल स्ट्रक्चर है, स्टेट गवर्नमेंट को भी टैक्स चाहिए और सेंट्रल गवर्नमेंट को भी टैक्स चाहिए। तो पुराने टैक्स लॉ में आज भी जो GST है, जितना भी आप GST पे करते हैं वो आधा सेंटर को चला जाता है, आधा स्टेट को चला जाता है। सिमिलरली जितना भी सामान है जो GST से बाहर है उस पर क्या होगा? तो जैसे 2 प्रोडक्ट्स स्पेसिफिकली करंटली GST से बाहर हैं, वो कौन कौन से हैं? पहला आइटम है आपका लिकर, और दूसरा है पेट्रोल। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और लिकर दोनों ही GST से बाहर हैं।
तो इन पर जीएसटी नहीं लग रहा। तो जीएसटी नहीं लग रहा तो क्या लग रहा है? इन पर लग रहा है करंटली वैट और दूसरा है एक्साइज ड्यूटी। जब भी सामान मैन्युफैक्चर किया जाता है तो एक्साइज ड्यूटी चार्ज होती है। जब भी सामान बेचा जाता है तो वैट कलेक्ट किया जाता है, वैल्यू एडेड टैक्स। तो सामान बेचा जाएगा तो वैट, मैन्युफैक्चर होगा तो एक्साइज ड्यूटी। तो अगर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स या लिकर की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है तो क्या हुआ, और अगर वो सामान मैन्युफैक्चर हो रहा है तो सरकार का एक्साइज ड्यूटी का नुकसान है, जीएसटी का नहीं है। तो भाई सरकार कह रही है अगर लिकर मैन्युफैक्चरिंग होगी तो एक्साइज का नुकसान, क्या जीएसटी लग रहा है? नहीं लग रहा। तो क्या इंपोर्ट करने पर आईजीएसटी या जीएसटी कंपनसेशन सेस लगा सकते हैं लिकर पर? आंसर इज नो। अगर एडिशनल ड्यूटी है तो इसलिए सरकार ने कहा अगर लिकर जैसी आइटम इंपोर्ट करेंगे तो उसमें आईजीएसटी नहीं लगेगा, उसमें लगेगा एडिशनल ड्यूटी अंडर सेक्शन 3(1) वाली, राइट, इंपोर्ट करने पर। दूसरा होगा स्पेशल एडिशनल ड्यूटी अंडर सेक्शन 3(3) वाली, स्पेशल एडिशनल ड्यूटी अंडर सेक्शन 3(3). ये जो लिकर है इसका जो रॉ मटेरियल है उस पर भी तो नुकसान हुआ अगर आपने इंपोर्ट कर ली। रॉ मटेरियल का भी नुकसान है इंपोर्ट करने पर, तो सरकार ने कहा एक ड्यूटी और लगा देंगे। वो ड्यूटी क्या होगी? स्पेशल एडिशनल ड्यूटी रॉ मटेरियल के लिए। तो 3(1) किसके लिए है? फाइनल गुड्स की एक्साइज ड्यूटी है। ये फाइनल गुड्स पर एक्साइज ड्यूटी है और ये रॉ मटेरियल पर है एक्साइज ड्यूटी, राइट। देन नेक्स्ट है आपका वैट का नुकसान हुआ। वैट का जो नुकसान है वो भी एक तरह से इसको हम क्या बोलते हैं? स्पेशल एडिशनल ड्यूटी है। ये इसको क्या बोलते हैं? स्पेशल एडिशनल ड्यूटी अंडर सेक्शन 3(5) वाली है। ये किसके लिए है? अगर लिकर इंडिया में बिकती तो सरकार को आईजीएसटी नहीं मिलता, वैट मिलता। तो वैट का नुकसान हुआ तो ये ड्यूटियां लगेंगी। क्या ऐसा हो सकता है सरकार इंपोर्ट करने पर आईजीएसटी भी लगा दे और ये 3(1), 3(3), 3(5) वाली भी ड्यूटियां लगा दें? ऐसा नहीं हो सकता। आंसर इज नो, ये पॉसिबल नहीं है, राइट। 7 ड्यूटियां हो गई हैं। नेक्स्ट है 8th ड्यूटी विच इज प्रोटेक्टिव ड्यूटी। नेक्स्ट है आपकी प्रोटेक्टिव ड्यूटी। प्रोटेक्टिव ड्यूटी क्या होती है? ये जब सरकार को लगे कि किसी आइटम से पर्टिकुलर इंडस्ट्री ही खत्म हो सकती है, पर्टिकुलर इंडस्ट्री ही खत्म हो सकती है, तो सरकार एक ड्यूटी चार्ज कर सकती है जिसका नाम है प्रोटेक्टिव ड्यूटी। एग्जाम्पल बताता हूं। आपने हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं उनके कई बार भाषण में सुना होगा कि देश में खिलौने बनने चाहिए, टॉयज की मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में हो। उसका रीजन है बहुत बड़ा। आज जितने भी टॉयज हैं नॉर्मली हमारी कोशिश रहती है वो सब चाइना से इंपोर्ट कर लेते हैं हम। जब हम टॉयज को चाइना से ही इंपोर्ट कर रहे हैं और चाइना का सामान सस्ता होता है तो इम्पैक्ट क्या होता है? सारा सामान, सारे खिलौने चाइना के बिकते हैं, इंडिया का खिलौना बिक ही नहीं पाता। तो जब बिकता नहीं है पूरी टॉय इंडस्ट्री के लिए बड़ा नुकसान है। इंडस्ट्री खत्म हो सकती है वो। तो इंडस्ट्री खत्म हो सकती है, इसलिए सरकार ने कहा भाई इंपोर्ट करने पर एक ड्यूटी, एक टैक्स और चार्ज किया जाए जिसका नाम होगा प्रोटेक्टिव ड्यूटी। तो पर्टिकुलरली जैसे टॉयज इंडस्ट्री खत्म हो रही है तो सरकार अपने पास पावर रखती है, एक टैक्स और लगा सकती है विच इज नोन एज प्रोटेक्टिव ड्यूटी, राइट। नेक्स्ट है सेफ गार्ड ड्यूटी। 9th ड्यूटी है सेफ गार्ड ड्यूटी। सेफ गार्ड ड्यूटी जब आपको लगे एक पर्टिकुलर आइटम का इंपोर्ट बहुत बढ़ गया है, उसी पर्टिकुलर आइटम पर इंपोर्ट ड्यूटी आप लगा सकते हैं। एग्जाम्पल बताता हूं।
आज आप जितनी भी शर्ट पहनते हैं, ट्राउजर्स पहनते हैं, बेल्ट पहनते, पैंट पहनते हैं, उन सब में जो बटन लगते हैं वो बटन सब चाइना से आ रहा है। तो पर्टिकुलर एक आइटम का इंपोर्ट बहुत ज्यादा बढ़ गया है। वो आइटम क्या है? बटन। इंडिया में बटन की, बढ़िया बटन की कॉस्टिंग है 10 रुपया। 10 रुपए में बहुत बढ़िया फिनिशिंग नहीं मिलेगी आपको, पर अगर आप चाइना से वही बटन लेके आते हो वो 7 रुपए का पड़ता है और फिनिशिंग भी बड़ी जबरदस्त। इंडिया का 10 रुपए का बटन फिनिशिंग नहीं है, चाइना का 7 रुपए का बटन है और बड़ी जबरदस्त फिनिशिंग है। तो सभी ने क्या किया, चाइना से ही बटन आते हैं अब। तो क्या पर्टिकुलर एक आइटम का इंपोर्ट बढ़ गया? आंसर इज यस। तो इस आइटम का इंपोर्ट बढ़ने से हुआ क्या? ये पर्टिकुलर बटन वाला इंडस्ट्री खत्म होने के कगार पर है। तो सरकार ने कभी, अगर हम इंपोर्ट महंगा नहीं करेंगे तो देश में इंपोर्ट बढ़ता रहेगा, इंपोर्ट बढ़ता रहेगा तो ये तो इंडस्ट्री खत्म हो जाएगी, देश का नुकसान होगा। तो सरकार ने कहा ठीक है, पर्टिकुलर आइटम पर अगर कुछ इंपोर्ट बहुत ज्यादा हो रहा है तो उस पर प्रोसेसिंग के लिए एक ड्यूटी, एक टैक्स और एक्स्ट्रा लगा सकते हैं, जिसका नाम है सेफ गार्ड ड्यूटी। नेक्स्ट है काउंटर वेलिंग ड्यूटी ऑन सब्सिडाइज्ड आर्टिकल्स। 10वीं ड्यूटी है काउंटर वेलिंग ड्यूटी ऑन सब्सिडाइज्ड आर्टिकल्स। अभी एक फेस्टिवल गया है होली का, होली पर पिचकारी बहुत आती है। वो पिचकारी, भारत की पिचकारी है 50 रुपए की, चाइना की पिचकारी भी 50 रुपए की पड़ती है। तो कौन सी खरीद ले? इंडिया की परचेज कर लेते हैं। चाइना की सरकार ने कहा वहां के बंदे को तुम इंडिया में माल 50 में मत भेजो, तुम सिर्फ 40 रुपए में माल इंडिया में भेजो। और जब सामान 40 रुपए में भेजा जाएगा तो बिकेगा किसका? चाइना का सारा सामान। जब चाइना का ही सारा सामान बिकेगा तो इम्पैक्ट क्या होगा? इंडिया की ये पिचकारी वाली इंडस्ट्री खत्म हो जाएगी। और ये सस्ता क्यों बेचा जा रहा है? क्योंकि सरकार उसको 10 रुपए की सब्सिडी दे रही है, सरकार उसको सब्सिडी दे रही है 10 रुपए की। तो भारत सरकार ने कभी, अगर आप ऐसे प्रोडक्ट्स पर फ्री करके सरकार पैसा दे करके एक्सपोर्ट करा रही है, ये बहुत गलत है। तो हम उस पर एक ड्यूटी और चार्ज कर सकते हैं जिसका नाम है काउंटर वेलिंग ड्यूटी ऑन सब्सिडाइज्ड आर्टिकल्स, राइट। नेक्स्ट ड्यूटी आइटम नंबर 11, आइटम नंबर 11 है एंटी डंपिंग ड्यूटी। एंटी dumping duty. Now the question arises that what is meant by anti-dumping duty? भाई पहला क्वेश्चन राइज होता है डंपिंग करना, डंप करना। डंप का मतलब क्या होता है? फेंक देना। तो अगर कोई कंट्री अपना प्रोडक्ट हमारे देश में फेंक रही है, वो क्यों किया जाता है? एग्जाम्पल देखिएगा स्क्रीन पर एंटी डंपिंग ड्यूटी का। चाइना का एक फोन आता है वीवो, वो 10,000 यूनिट्स बनाए हैं, 10,000 नहीं, 1000 यूनिट्स उन्होंने बनाए वीवो ने, और 10,000 रुपए में कॉस्टिंग है, सेल प्राइस 10,000 रुपया। 10,000 इंटू 1000 यूनिट इज इक्वल टू 1 करोड़। 1 करोड़ में बिकने चाहिए, बिके हैं सिर्फ 800 यूनिट्स बिक गए, और 10,000 रुपए में एक, 800 इंटू 10,000 कम्स आउट टू बी 80 लाख में बिक गया। 20 लाख रुपए का लॉस है, क्योंकि 1 करोड़ का बेचना था, 80 लाख का बेचने का बिक गया, 20 लाख रुपए का लॉस है। इन्होंने सोचा यार एक काम करते हैं, ये फोन, तो पहला सिचुएशन 20 लाख का लॉस, ये फोन इंडिया में बेच देते हैं 9,000 रुपए में। इंडिया में 9,000 में फोन बेच रहे हैं, तो जो बैलेंस बचा है 200 यूनिट्स, वो इंडिया में नुकसान में बेच दिए। 1,000 रुपए पर फोन का नुकसान है,
9,000 में रेवेन्यू आ गया 18 लाख, अब लॉस है, अभी भी लॉस है, 20 लाख का माल 18 में बेच दिया, 2 लाख रुपए का लॉस है। ये सेकेंड सिचुएशन है। कौन सा बेटर है, 20 लाख का लॉस या 2 लाख रुपए का लॉस? जी 2 लाख रुपए का लॉस। तो इन्होंने अपना सामान जो नहीं बिका चाइना में वो इंडिया में छोड़ दिया कि नुकसान कुछ कम हो जाए, इसको बोलते हैं डंप कर देना। तो डंपिंग की जाती है 2 रीजन से। पहला रीजन टू स्पॉइल दी डोमेस्टिक मार्केट, आप भारत की मार्केट को खत्म करना चाहते हैं, भारतीय बाजार को खराब करना चाहते हैं। दूसरा टू अनलोड दी एक्सेस प्रोडक्शन, एक्सेस प्रोडक्शन को अनलोड करने के लिए। ये 2 रीजंस हैं, राइट, कि ये डंप कर दिया जाए। तो सरकार ने कहा अगर आप ऐसा काम कर रहे हैं तो हम एक ड्यूटी और चार्ज कर सकते हैं, और इसका नाम क्या होगा, एंटी डंपिंग ड्यूटी। इसका नाम क्या होगा जी, एंटी डंपिंग ड्यूटी। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। यस। देन इसके अलावा 11th ड्यूटी, 10 ड्यूटियां हो गई एंटी डंपिंग को मिला करके। 11th ड्यूटी है, 11th ड्यूटी है NCCD, दैट इज नेशनल कैलेमिटी एंड कॉन्टिंजेंट ड्यूटी। सरकार ये लगाती है जो प्रोडक्ट्स ठीक नहीं है हेल्थ के लिए, जैसे पान मसाला, च्युइंगम, टोबैको, सिगरेट्स, तो सरकार इसके ऊपर ये लगा देती है एक ड्यूटी और, विच इज नोन एज NCCD, नेशनल कैलेमिटी एंड कॉन्टिंजेंट ड्यूटी। और लास्ट ड्यूटी है, लास्ट ड्यूटी विच इज नोन एज RIS, रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेस। जो भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट हम इंपोर्ट करते हैं 9 रुपया पर लीटर ये ड्यूटी चार्ज की जाती है, 9 रुपया प्रति लीटर ये ड्यूटी चार्ज की जाती है, NCCD, राइट। आई होप you are clear with this part. Any doubt to anyone? नीता जी आप चैट बॉक्स ओपन कर दें प्लीज। I hope I am audible to you, नीता जी, नीता नारंग। Yes, नीता जी, you are requested to open the chat box. Yes, any doubt to anyone? Right. I hope so. This is clear. So let us move ahead now. We have discussed this part. Now what we are going to discuss is procedure of import export. We are going to discuss the procedure of import and export. Import export procedure, let us discuss then. Just a minute. Yes. We'll be discussing next part, that is import export procedure. Import export procedure. Import export procedure. उससे पहले कुछ गुड्स की हम बात कर लेते हैं, वो कौन कौन से गुड्स होते हैं। देखिएगा कौन कौन से गुड होते हैं। पहले हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ गुड्स।
सबसे पहले क्या डिस्कस करेंगे हम? टाइप्स ऑफ गुड्स, वो बेस है इसके लिए। सबसे पहला होता है इंपोर्टेड गुड्स। सबसे पहला है इंपोर्टेड गुड्स। इंपोर्टेड गुड्स क्या होते हैं? मान लीजिए मैंने जर्मनी से अपने लिए गाड़ी मंगाई है, तो क्या वो इंपोर्टेड गुड है? इंडिया में आ चुकी है? आंसर इज नो। बच्चे, जीएसटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, कस्टम लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से, सामान इंपोर्टेड तब तक माना जाता है जब तक वो भारत में आ गया और उस पर टैक्सेस नहीं पे हुए हैं। जैसे ही आपने उस सामान पर इंपोर्ट ड्यूटी पे कर दी, इंपोर्ट ड्यूटी पे करते ही वो सामान अब इंपोर्टेड नहीं है, अब वो इंडियन गुड्स की डेफिनेशन में काउंट होता है। अब वो इंपोर्टेड गुड्स नहीं माना जाता, अब वो इंडियन गुड्स माना जाता है जैसे ही आपने उस पर इंपोर्ट ड्यूटी पे कर दी है। तो इंपोर्टेड गुड कौन से? जो सामान भारत में आ जाए और भारत के पोर्ट पर है, उसको इंपोर्टेड गुड कहा जाता है, राइट। दूसरा है प्रोहिबिटेड गुड। दूसरा है प्रोहिबिटेड गुड्स। सेकंड इज प्रोहिबिटेड गुड्स। क्वेश्चन राइज होता है, प्रोहिबिटेड गुड्स क्या होते हैं? जिन सामान का एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैन है, जिस सामान का एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैन है, उसको बोला जाता है प्रोहिबिटेड गुड्स। प्रोहिबिटेड गुड्स क्यों बोलते हैं? रीजन क्या है? जैसे ड्रग्स, क्या ड्रग्स को, ऐसे ड्रग्स जो हेल्थ के लिए नुकसानदायक है, मेडिकेटेड नहीं, क्या उनका इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया जा सकता है? आंसर इज नो। तो वो प्रोहिबिटेड गुड्स में डेफिनेशन में काउंट होते हैं। तीसरा है कोस्टल गुड्स। कोस्टल गुड्स, कोस्टल गुड्स क्या होते हैं देखिएगा। ये है हमारा, ऐसा सा है हमारा साउथ इंडिया, यहां पर पड़ता है ऐसा कहीं, ये है मुंबई, और यहां है ये गोवा। ये रहा शिप। इस शिप में गोवा से सामान मुंबई जाएगा। इस शिप के ऊपर ये दो कंटेनर रखे हैं, कंटेनर ए और कंटेनर बी। ये सामान गोवा से मुंबई जाएगा, तो इंडिया का ही सामान है। इस कंटेनर ए और कंटेनर बी को बोलते हैं कोस्टल गुड्स, राइट। नेक्स्ट इज, चौथा है आपका ट्रांजिट गुड्स, और लास्ट है पांचवा आइटम ट्रांसशिपमेंट गुड्स। ट्रांसशिपमेंट गुड्स। तो ट्रांजिट और ट्रांसशिपमेंट गुड्स क्या होते हैं, ध्यान से देखिएगा। ये हमारा साउथ इंडिया, यहां पर है ये श्रीलंका, और यहां पर कहीं एक देश है, मान लेते हैं ओमान। ये शिप आ रहा है बहुत दूर से, ये क्या है? शिप है। इस शिप में 3 कंटेनर रखे हुए हैं, बड़े बड़े कंटेनर्स हैं 3। एक है ए, एक कंटेनर बी, और तीसरा कंटेनर है सी। ए कंटेनर, बी कंटेनर एंड सी कंटेनर, ये 3 कंटेनर रखे हुए हैं इस शिप पर। एक कंटेनर को तो इंडिया ही लाना है। ये रहा इंडिया का पोर्ट। ये आप जो डार्क पोर्शन देख रहे हैं इंडिया की बाउंड्री के आसपास, गोवा के आसपास,
ये है इंडिया का पोर्ट, ये शिप यहाँ पर आएगा, सामान उतारेगा, चला जाएगा। ये सामान कहाँ का है? इंडिया का, इस शिप में। बी सामान कहाँ का है? ओमान का है। और सी सामान कहाँ का है? श्रीलंका का है। 3 देशों का सामान है शिप पर। ए सामान इंडिया उतार देंगे, ये तो है इंपोर्टेड गुड्स है। बी सामान शिप पर तो है, पर इसको वापस जब शिप जाएगा तो ओमान उतार देगा। तो इस बी, ये सामान शिप पर तो रहेगा, पर ये इंडिया से इसका कोई लेना देना नहीं है, ये तो सिर्फ यहीं पर है, और शिप जब वापस जाएगा तो इस सामान को उतार देगा। इस बी सामान को बोलते हैं ट्रांजिट गुड्स। बी को क्या बोलते हैं? ट्रांजिट गुड्स, राइट। अब सी जो कंटेनर है वो श्रीलंका जाना है। श्रीलंका इतना बड़ा शिप ले जाए स्पेशली नहीं, जस्टिफाइड नहीं है। पेट्रोल बहुत ज्यादा लगेगा, फ्यूल कंजम्पशन बहुत ज्यादा होगा। तो क्या करें, इस सी सामान को इंडिया वाले पोर्ट पर उतार देंगे, और एक छोटी शिप है उसमें ये सी सामान, जो सी कंटेनर है श्रीलंका का, वो रख करके भिजवा देंगे श्रीलंका। तो सी जो कंटेनर है वो एक बार उतारा तो जाएगा, और फिर श्रीलंका भेज देंगे। ये जो सी कंटेनर है इसको बोला जाता है ट्रांस शिपमेंट गुड्स। ट्रांस शिपमेंट गुड्स, राइट। तो दोबारा देखते हैं कौन कौन से गुड्स होते हैं। ये रहे टाइप्स ऑफ गुड्स। सबसे पहला इंपोर्टेड गुड्स, जो सामान विदेश से इंडिया में आ रहा है, जब तक टैक्सेस नहीं पे किए तब तक वो इंपोर्टेड गुड्स। प्रोहिबिटेड गुड्स, जिसका इंपोर्ट एक्सपोर्ट बैन है, वो प्रोहिबिटेड है। कोस्टल गुड्स, जो इंडिया का ही सामान है, एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट पर जा रहा है, इट इज नोन एज कोस्टल गुड्स। देन ट्रांजिट गुड्स, ट्रांजिट गुड्स जो सामान शिप पर है पर इंडिया से कोई लेना देना नहीं है, इंडिया आएगा और जहां किसी देश का है वहीं पर उसी शिप में, सेम शिप में दूसरी जगह उतार देंगे। पर एक बार वो सामान क्योंकि इंडिया तक तो आया है, तो पता होना चाहिए इंडिया में जो भी शिप आ रहा है उसमें सामान क्या क्या है। तो हो सकता है दूसरे देश का भी सामान हमारे शिप पर हो, उसी शिप में चला जाएगा ट्रांजिट गुड्स। ट्रांसशिपमेंट गुड्स, दूसरी जगह का सामान है, इस पोर्ट पर, इंडिया के पोर्ट पर उतारेंगे एक बार, और वो दूसरे पोर्ट के थ्रू चला जाएगा। उतारेंगे और दूसरे पोर्ट के थ्रू चला जाएगा, इसको बोलते हैं ट्रांसशिपमेंट गुड्स, राइट। ये 5 टाइप्स के गुड्स होते हैं, राइट। अब हम बात करेंगे चैप्टर की, विच इज एक्सपोर्ट इंपोर्ट प्रोसीजर। एक्सपोर्ट इंपोर्ट प्रोसीजर की अब हम बात करेंगे, राइट। सो लेट अस गो अहेड and discuss what is import export procedure. Just a minute. Yes, is chat box open now? नीता जी, chat box open है क्या? I hope so. Chat box is open now. One of you please write in the chat box. Are you able to? जी, आप में से कोई स्टूडेंट चैट बॉक्स में लिखें और देखें क्या संभव हो पा रहा है। Are you able to write in the chat box? Yes. Is chat box open? If you have any doubt, you can ask any of the question which you have in your mind. Yes, you can write in the chat box if you have any query, which is if there is any topic which is not clear to you, any terminology which you don't understand, I am open.
No doubt, right? So let us move ahead then. Now we will be discussing import-export procedure. The chapter is import-export प्रोसीजर। चलिए अब इंपोर्ट एक्सपोर्ट प्रोसीजर डिस्कस करते हैं, क्या होता है देखिए। चैप्टर है इंपोर्ट एक्सपोर्ट प्रोसीजर। लुक एट द चैप्टर नाउ। इंपोर्ट एक्सपोर्ट प्रोसीजर। कहानी कहां से शुरू होती है? जब हमने कोई सामान इंडिया में मंगाया, बार बार इंडिया के मैप हम ड्रॉ करते रहेंगे और कॉन्सेप्ट समझते रहेंगे। दिस इज साउथ इंडिया। हम बार बार साउथ इंडिया ही क्यों बनाते हैं? क्योंकि जितना हम इंपोर्ट करते हैं वो सारा शिप से होता है, और शिप से इंपोर्ट करना बड़ा ही आसान होता है, और सारा ही साउथ इंडिया ही है हमारा जो पोर्ट पड़ते हैं। ये रहा पोर्ट जहां पर इंपोर्ट हो रहा है, राइट। ये है वो पोर्ट जहां पर सामान इंपोर्ट हो रहा है, राइट। ये एक शिप है, ये एक शिप है जो इंडिया आ रहा है। ये शिप है बच्चे, ये शिप आएगा इंडिया। क्या सीधा आ जाए? ये क्वेश्चन, आंसर इज नो। इसको क्या करना होगा? पहले एक डॉक्यूमेंट होता है जिसका नाम होता है, ये रहा वो डॉक्यूमेंट। एक कागज है, जैसे आप A4 का जो शीट होता है रजिस्टर का पेज, ऐसे ही एक पेज है। इसमें लिखा होता है ऊपर इंपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट। इंपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट, IGM। इंपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट, IGM। ये जो IGM होता है, ये क्या होता है? इसमें सारी डिटेल्स होती हैं। क्या क्या डिटेल होंगी? जिस शिप का मालिक कौन है, ये शिप किसका है, कहां से शिप आया है, क्या इस सामान में सामान रखा है, इसमें सारी डिटेल। कौन से गुड्स की? ट्रांसशिपमेंट गुड्स, ट्रांजिट गुड्स, इंपोर्टेड गुड्स। क्या क्या पर्सनल लगेज है पर्सन इंचार्ज का, ड्राइवर का, शिप के, उनका क्या क्या पर्सनल लगेज रखा है, कितना फ्यूल रखा है। कुछ बंदूकें होती हैं, कहीं शिप को कोई समुद्री डाकू लूट ना लगे, तो वो क्या क्या इस शिप में है, पूरी डिटेल होगी इस डॉक्यूमेंट में, जिसको हम बोलते हैं IGM, इंपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट। इंडिया के पोर्ट जो है वर्ल्ड के बिजिएस्ट पोर्ट हैं। कई बार एक शिप पानी से थोड़ा दूर एक एक महीना पानी में खड़ा रहता है वेटिंग के लिए कि इसको परमिशन दी जाए और ये शिप इंडिया के पोर्ट पर आए और सामान उतार करके चला जाए। वर्ल्ड के बिजिएस्ट पोर्ट्स में से है इंडिया का पोर्ट। एक एक महीने की कई बार वेटिंग होती है, और सामान सिर्फ वर्किंग डे में उतारा जाता है, हॉलीडे में सामान नहीं उतारा जाता, राइट। तो ये सामान लेकर के आया, इस पोर्ट पर कस्टम ऑफिसर खड़ा रहेगा। पोर्ट पर ये कौन है? कस्टम ऑफिसर। कस्टम ऑफिसर खड़ा होगा पोर्ट पर। ऑनलाइन या फिर एक छोटी शिप में इस बड़े शिप का मालिक आएगा और इसको ये कागज दे जाएगा कि जी ये सामान मेरे पास है इस शिप में, और इस कागज का टेक्निकल नाम होता है इंपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट। जब कस्टम ऑफिसर कहेगा ठीक है भाई शिप ले आइए, सामान उतार दीजिए, उसको बोलते हैं एंट्री इनवर्ड। उसको क्या बोलते हैं? एंट्री इनवर्ड।
ये एंट्री इनवर्ड कौन देगा? कस्टम ऑफिसर देगा। किसको देगा? शिप वाले को। एंट्री इनवर्ड का मतलब क्या होता है? एंट्री इनवर्ड का मतलब होता है कि कस्टम ऑफिसर रेडी है आपके सामान को, शिप के सामान को इंडिया के पोर्ट पर उतारने के लिए, उसकी रखवाली